डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। थलपति विजय ने तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने भी ली शपथ। विजय के पास 121 विधायकों का समर्थन। तमिलनाडु में 60 साल बाद गैर द्रविड़ दल का बना मुख्यमंत्री। राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। यूपी में योगी मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। योगी कैबिनेट विस्तार में 6 नए चेहरे, 2 पुराने शामिल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। 6 नए चेहरों के साथ क्षेत्र और जाति को साधने की कोशिश। 2 नेताओं को प्रमोशन देकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई। शपथ लेने वाले नेताओं में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत शामिल। असम में फिर बनेगी शर्मा सरकार। हिमंता बिस्वा शर्मा एनडीए विधायक दल का नेता बन चुके हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा 12 मई को मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। लखनऊ में भाजपा युवा मोर्चा नेता पर जानलेवा हमला। घर के बाहर चेतन तिवारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गोलीकांड के बाद ट्रॉमा सेंटर पहुंचे समर्थकों ने किया हंगामा। यूक्रेन रूस जंग खत्म होने की ओर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विक्ट्री डे पर दे दिए बड़े संकेत। यूक्रेन रूस के बीच 9 से 11 मई तक युद्धविराम का ऐलान कर ट्रंप बोले, मैंने बंद करवाए जंग। ट्रंप ने पुतिन जेलेंस्की की तारीफ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तमिलगा वेत्री कच्छगम यानी टीवी के चीफ और एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। विजय ने आज सुबह 10 बजे राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉक्टर केजी अरुणराज, केवी सेंगोटियन, पी वेंकटरमण, आर निर्मल कुमार, राजमोहन, डॉक्टर टी के प्रभु, सेल्वी एस कीर्तना का नाम शामिल है। समारोह में राहुल गांधी भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही विजय ने अपने किए वादों पर कदम आगे बढ़ा दिए और एक के बाद एक दनादन 3 ऑर्डर साइन कर दिए। उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान करते हुए बड़ा तोहफा दिया। इसके अलावा उन्होंने हर जिले में एंटी ड्रग यूनिट का गठन करने और महिला सुरक्षा बल के गठन के ऑर्डर पर साइन कर दिए। विजय के चुनावी घोषणा पत्र पर नजर डालें तो इसमें मुफ्त बिजली, कर्ज माफी, महिलाओं के लिए मंथली कैश समेत अन्य वादे शामिल थे और इनमें से 3 को सीएम विजय ने पूरा भी कर दिया है, लेकिन लिस्ट अभी लंबी है। इससे पहले विजय ने शनिवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को टीवीके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल के 121 विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। विजय की 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में से 108 सीटें जीतकर बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। सहयोगी दलों के समर्थन के बाद विजय के पास 121 विधायकों का समर्थन है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 118 है। तमिलनाडु में 1967 के बाद यानी करीब 60 साल बाद गैर द्रविड़ दल का मुख्यमंत्री होगा। इससे पहले 1963-1967 तक कांग्रेस सरकार में एम भक्तवत्सल मुख्यमंत्री थे। असम में एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व में शर्मा सरकार बनने जा रही है। भाजपा नेता डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी। हिमंता बिस्वा शर्मा 12 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं में शर्मा के दोबारा मुख्यमंत्री बनने को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। असम में लगातार दूसरी बार शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है।
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार कर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। रविवार को लखनऊ स्थित जनभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कुल 6 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि दो नेताओं को प्रमोशन देकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर विशेष ध्यान दिया गया है। शपथ लेने वाले नेताओं में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत शामिल हैं। इनमें हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं अन्य नेताओं को कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारियां दी गई हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक योगी सरकार का ये मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरह चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर किया गया है। बीजेपी ने इस विस्तार के जरिए पिछड़ा वर्ग, दलित समाज और विभिन्न क्षेत्रीय समुदायों को साधने का प्रयास किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के नेताओं को प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने व्यापक सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश की है। भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे जैसे नेताओं को शामिल कर संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल का संदेश देने का प्रयास भी माना जा रहा है। वहीं हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री बनाकर पिछड़े और अन्य वर्गों को साधने की रणनीति दिखाई दे रही है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में सरकार विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ संगठन को भी और मजबूत करेगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कई दिनों से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज थी और कई नामों पर मंथन चल रहा था। आखिरकार पार्टी नेतृत्व ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को मौका दिया। माना जा रहा है कि ये विस्तार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी राजनीतिक तैयारी का हिस्सा है। पार्टी इस कदम के जरिए प्रदेश के विभिन्न वर्गों में अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। अगली खबर, लखनऊ में शनिवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। जनभवन में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को एक पुस्तक भी भेंट की। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश की वर्तमान स्थिति और विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बेहद व्यस्त कार्यक्रमों में शामिल रहे। सुबह वह पश्चिम बंगाल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने लखनऊ में आयोजित पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में भी भाग लिया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश सरकार की गतिविधियों और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान दोनों के बीच वर्तमान परिदृश्य और प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। राज्यपाल ने भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। लखनऊ में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की समृद्धि परंपरा रही है। उन्होंने शरीर माघम खलु धर्मा साधनम का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सफलता का आधार है। मुख्यमंत्री ने अर्जुन, बलराम और भीम के उदाहरण देते हुए कहा कि खेल एकाग्रता, अनुशासन, शक्ति, संतुलन और रणनीति का प्रतीक है, जिन्हें आज की पीढ़ी को अपनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि हर मेडल के पीछे संघर्ष और कभी हार न मानने का संकल्प छिपा होता है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा शुरुआत देती है, लेकिन मेहनत ही लक्ष्य तक पहुंचाती है। बैडमिंटन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे खिलाड़ी शटलकॉक को नीचे नहीं गिरने देता, वैसे ही जीवन में सपनों और हौसलों को टूटने नहीं देना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में खेलों को नई दिशा देने का कार्य किया गया है। सब जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही खेल और खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की परंपरा रही है। हमारी परंपरा इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जीवन के जितने भी साधन हैं वो स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं और उन सभी साधनों को प्राप्त करने के लिए शरीर को स्वस्थ होना आवश्यक है और शरीर के स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने दैनिक कार्यक्रमों के साथ
खेल और खेल कूद की गतिविधियों को भी उसका हिस्सा बनाए। अगली खबर का रुख करेंगे। रामकृपाल यादव ने तेजस्वी के परिवारवाद के आरोप पर कहा कि परिवारवाद पर तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे, जिनके परिवार में परिवारवाद ही पराकाष्ठा हुई हो। जिन्हें भी एनडीए में मंत्री बनने का मौका मिला है, वो अपने काबिलियत पर गए हैं। निशांत तब राजनीति में आए जब नीतीश दिल्ली की राजनीति में चले गए। परिवारवाद के जन्मदाता कौन है? और ये परिवारवाद नहीं है। माननीय निशांत जी कभी रुचि रखे हैं? इतने रोज से उनके पिताजी मुख्यमंत्री के पद का दायित्व का निर्वहन कर रहे थे और वो उनके पुत्र हैं। कभी आपने देखा तो कोई महत्वाकांक्षा पाल करके कहीं भी कोई काम कर रहे हो या अपने पिता का बदनामी कराने का काम किया हो? पार्टी का निर्णय और जनता का भावनाओं को कदर करते हुए मंत्री बने हैं वो, और मैं समझता हूं कि वो पढ़े लिखे हैं, उनके नेतृत्व में शालीन हैं, उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग बड़ा महकमा की जिम्मेदारी मिला है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। लखनऊ के बाजार खाला के मेहंदीगंज में भाजपा युवा मोर्चा के महानगर कार्य समिति के सदस्य चेतन तिवारी को शनिवार रात घर के बाहर गोली मार दी गई। 2 गोलियां उनकी पीठ में लगी। उन्हें गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद चेतन के घर के पास रहने वाला फायरिंग का आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक चेतन तिवारी शुक्रवार रात घर के बाहर मजदूर से कुछ काम करवा रहे थे। रात करीब 10 बजे युवक वहां पहुंचा और चेतन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आरोपी ने 3 राउंड गोलियां चलाई। 2 गोली चेतन की पीठ में लगी और वो खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। चेतन तिवारी को गोली लगने की खबर मिलते ही काफी संख्या में उनके समर्थक व परिचित ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए। समर्थकों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। चेतन तिवारी नाम के एक व्यक्ति को गोली मारी गई। तत्काल उनको इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में आरोपी वैभव वाजपेयी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत है। कमलेश जी, पूरी घटना के पीछे का कारण क्या अभी तक प्रथम दृष्टया क्या आप लोगों को पता चला है? क्या विवाद था, क्यों गोली मारी, क्या रहा? सारे तथ्यों पर गहनता से छानबीन की जा रही है और तहरीर प्राप्त की जा रही है। सभी तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला एक सुनियोजित साजिश और फर्जी गैंगरेप में तब्दील होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को फंसाने के लिए कांग्रेस नेता ने अपने साथियों के साथ एक सुनियोजित साजिश रची थी। मामले में कथित साजिश का खुलासा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को टनकपुर, चंपावत और बनबसा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। टनकपुर में आयोजित प्रदर्शन का नेतृत्व जिला भाजपा अध्यक्ष गोविंद सामंत ने किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश में भ्रम और अशांति फैलाने का प्रयास कर रही है। जिला भाजपा अध्यक्ष गोविंद सामंत ने कहा कि मामले में कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद मारा का नाम सामने आने के बाद पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है तथा मुख्य साजिशकर्ता कमल रावत और उसकी महिला मित्र को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से सुनियोजित राजनीति कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता सच्चाई को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस विकास की राजनीति से घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में पारदर्शिता और सुशासन के साथ कार्य कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर श्याम नारायण पांडे, दर्जा राज्य मंत्री मुकेश महाराणा, कैलाश अधिकारी, आनंद सिंह, प्रकाश तिवारी, प्रेमा चिलकोटी, सूरज प्रहारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।
महाराष्ट्र में महिलाओं पर हो रही लैंगिक शोषण की घटनाओं के विरोध में कल्याण में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हस्ताक्षर मुहिम चलाकर राज्य सरकार की खिलाफत की है। पुणे में हुए 3 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार कर हत्या करने वाले 68 वर्षीय अपराधी को फांसी की सजा मिले, इस मांग को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की महिला आघाड़ी ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर आरोपी को फांसी देने की मांग की। शिवसेना की महिला आघाड़ी ने गृह मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफे की मांग की। इस तरह की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए कल्याण में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की महिला विंग ने हस्ताक्षर मुहिम चलाकर राज्य की डुलमुल नीति का विरोध किया। अगली खबर, रूस ने 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे मनाया। निजी जमीन पर सोवियत संघ की जीत और दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की याद में इस आयोजन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई में 3 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया था। ट्रंप ने युद्ध विराम का अपना अनुरोध स्वीकार करने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तारीफ भी की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों देश 1,000 युद्ध बंदियों को एक दूसरे को सौंपने पर भी सहमत हो गए हैं। रूस और यूक्रेन की ओर इसकी पुष्टि करते हुए कहा गया कि 9 से 11 मई तक सभी सैन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि मुझे लगता है कि यूक्रेन की लड़ाई अब अंत की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि स्लोवाकिया के फीको ने मुझे बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मुझसे मुलाकात के लिए तैयार थे। पुतिन ने आगे कहा कि हम किसी तीसरे देश में मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने जेलेंस्की से किसी तीसरे देश में मुलाकात के लिए दरवाजे खुले रखे, साथ ही एक शर्त भी रख दी। रूसी राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा कि यह मुलाकात तभी संभव है जब स्थायी शांति समझौते पर सहमति बन जाए। उन्होंने अमेरिका का उल्लेख करते हुए कहा कि बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद के लिए हम अमेरिका के आभारी हैं, लेकिन ये केवल रूस और यूक्रेन का मामला है। रूसी राष्ट्रपति ने ईरान की जंग भी जल्द से जल्द समाप्त होने की उम्मीद जताई और चीन के साथ एक अहम समझौते के भी संकेत दिए। पुतिन ने कहा कि रूस और चीन एक अहम गैस और तेल समझौते के बहुत करीब हैं। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की क्रेडिट लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि यह युद्ध विराम इस लंबे और घातक युद्ध के अंत की शुरुआत साबित होगा। अमेरिका के साथ जारी तनाव और बातचीत के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम या हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करेगा। तेहरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका नाकेबंदी हटाता है तो ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोल सकता है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वे सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होने की स्थायी घोषणा चाहते हैं। उनका कहना है कि भविष्य में दोबारा युद्ध शुरू न होने की गारंटी भी मिलनी चाहिए। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता पर कोई बातचीत नहीं होगी। पिछले 24 घंटे में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दखल दिया तो क्षेत्र में जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। दूसरी ओर यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने 70 से ज्यादा जहाजों को ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने या वहां से निकालने से रोक दिया। अमेरिका का कहना है कि इन जहाज़ों में 13 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत का तेल ले जाने की क्षमता थी। इस बीच यूएई ने आरोप लगाया कि ईरान ने उस पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को हवा में भी नष्ट कर दिया, लेकिन हमले में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तनाव के बीच कूटनीतिक कोशिशें भी जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका 30 दिन तक संघर्ष रोकने और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को व्यापारिक जहाज़ों के लिए खोलने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि परमाणु कार्यक्रम और एनरिच्ड यूरेनियम का मुद्दा अभी भी सबसे बड़ा अड़चन बना हुआ है। हॉर्मुज़ संकट का असर वैश्विक बाजार पर भी दिख रहा है। तनाव बढ़ने से ब्रेंट क्रूड की कीमत $103 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। वहीं अमेरिका ईरान समझौते की उम्मीद से सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।